गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, अगर आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग प्लीज़ चैट में यस लिखिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? तो लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर्स। और वेक्टर्स के बारे में जब हम बात करेंगे, वेक्टर्स बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक है। बेसिक मैथ्स से अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिक मैथ्स में हमारे पास दो टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज वेक्टर्स, द सेकेंड वन इज कैलकुलस। तो कैलकुलस बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है, पर आप देखोगे कि ये बेसिक लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने मेरा फ़ोन ऑन रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर कोई टेक्निकल इशू हो तो मुझे पता चले। तो प्लीज़ bear with me for few more minutes. So in basic maths we will be studying about vectors and calculus. आराम से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये दो टॉपिक्स होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और यही हमारे को पूरा जो मैंने गैप ब्रिज करने की बात कर रहा था उस गैप को ब्रिज करेंगे ये। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? तो इस पे आता है कि वेक्टर्स आर physical quantities. Vectors are physical quantities which have both magnitude and direction. अब फिजिकल क्वांटिटी से मेरा क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी से मेरा मतलब है कि भाई ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जो विजिबल है हमारे पास, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये वो क्वांटिटी होंगी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें, तुम लेंथ ले लो, एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, ठीक है, एक्सिलरेशन क्वांटाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं हम। फोर्स की बात करूँ मैं तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब एक मेजर होता है जिनके पास, और जिनके पास एक डायरेक्शन होता है। मतलब अगर मैं कहूँ 3 मीटर्स नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या दिखाता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक मीटर्स क्या दिखाता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक यूनिट है। ठीक है, तो मीटर इज अ यूनिट, नॉर्थ इज अ डायरेक्शन, और 3 क्या है? 3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। ठीक, तो अब कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई क्या डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है? अगर करता है तो स्केलर क्या होता है फिर? तो स्केलर होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। देखो, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके पास यूनिट ज़रूर होगी। फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके पास यूनिट ज़रूर होगी, पर इसके पास मैग्नीट्यूड बस होता है। ठीक है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो एक ब्लॉक है मेरे पास ये, और ये जो ब्लॉक है, सपोज करो इस ब्लॉक को मैंने रखा हुआ है, इस ब्लॉक को अगर मैं कहूँ कि ये 2 kg का ब्लॉक है, और इसको मैं बोलूँ कि 2 kg को मैंने नॉर्थ में रख दिया, या 2 kg साउथ, 2 kg ईस्ट, 2 kg वेस्ट, डायरेक्शन चेंज होने से इसका मास चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज होने से इस ब्लॉक का मास चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस टाइप की क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो स्केलर्स क्या होते हैं बेटा? स्केलर्स होते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जो
अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं लाएगी डायरेक्शन के चेंज होने पर, ठीक है। पर अगर ये जो मैंने लिखा था 3 मीटर्स नॉर्थ, अगर मैं कहूँ कि ये आदमी है और ये 3 मीटर्स ईस्ट में जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बदल गया या नहीं बदला? कि हम नॉर्थ में पहले जा रहा था वो, अब कहाँ जा रहा है वो? अब वो ईस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने से जो चीज़ बदल जाए, जो फिजिकल क्वांटिटी बदल जाए, उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। डायरेक्शन चेंज होने पर या जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, उसको हम स्केलर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन की। तो इस वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर्स का, देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको आराम से समझना है हमको, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन होता है एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट से विथ एन एरो हेड ओवर इट। तो आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, एरो हेड लगा सकते हो, पर यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि भाई स्मॉल कैप्स में लिखा जाए और एरो हेड लगा दिया जाए। कुछ बुक्स में इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, पर नॉर्मल प्रोसेस में बोल्ड लेटर्स में लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल स्मॉल केस लेटर से लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसका पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो हम इसको सपोज करो ये एक मेरे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये हो गया इसका ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे एक वेक्टर लिखना है या ड्रॉ करना है, तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा एक, और स्ट्रेट लाइन के साथ मैं यहाँ पर एक एरो हेड लगाऊंगा और ये एक टेल होगा, ठीक है। सो दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए से। तुम ऐसा नहीं है वेक्टर बी नहीं लिख सकते, इसको बिल्कुल लिख सकते हो, वेक्टर सी लिख सकते हो, वेक्टर डी लिख सकते हो, जो मर्जी वो तुम लिख सकते हो, पर इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है, जैसा मैंने तुमसे कहा कि मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी अभी हम लोगों ने, तो हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो सपोज करो वेक्टर ए है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए के बाजू में हम ऐसे दो लाइंस खींच देते हैं, मॉड्यूलस का फंक्शन हम कहते हैं इसको, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं बिना एरो हेड के, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। बेटा मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर ये जो लेंथ है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब दूसरी चीज मैंने अभी बताई थी तुमको कि वेक्टर के पास एक डायरेक्शन भी होता है ना। तो वेक्टर के पास डायरेक्शन जो होता है उसको कैसे देखते हैं हम? तो कन्वेंशनली हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं या देखते हैं। सो दिस एंगल थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, राइट। यहां तक समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? वेरी गुड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया हमने, कैसे ड्रॉ करना है वो देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया और डायरेक्शन भी देख लिया, ठीक। अब बात आती है व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। So let's discuss position vector. So position vector is a vector which represents the position of a particle
with respect to a reference point, right? So position vector is a vector which represents the position of a particle with respect to a reference point. ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो एक पार्टिकल की पोजीशन बताता हो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ करना होता है। सपोज करो ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है। एक्स वाई एक्सिस इसलिए लेते हैं बच्चों ताकि हमें काम करने में कन्वीनियंस रहे, ये हम सबको पता होता है। तो ये ओरिजिन है और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर है ए। अब अगर मुझे पोजीशन लिखना है ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? एक ऐसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पर और द एरो विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पॉइंट जिसका हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, और ओ जो है ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए with respect to O and this angle is theta। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया θ1। अब सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि भाई कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं B, राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू O। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, अगर हम O और B को ज्वाइन करते हैं और हमारे पास हम B को की तरफ एरो हेड लगाएंगे और टेल कहाँ होगा वेक्टर का? टेल होगा रेफरेंस पॉइंट पे। तो दिस वेक्टर विल बी रेड एज आर बी ओ। सो दिस इज रेड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। बेटा समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? यस नो लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में। अब सपोज करो मैं तुमसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं, हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी with respect to A। तो रेफरेंस पॉइंट कौन है यहाँ पर? रेफरेंस पॉइंट है हमारा A। सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये क्या होगा? इसका टेल कहाँ होगा? टेल होगा इसका A पे, इसका टेल होगा A पर और इसका हेड होगा B पे। सो आई विल जॉइन दिस A एंड B, I join this A and B and the head of the vector is pointing towards B and the tail is at A. So this is position vector of B with respect to A. I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। So position vector लिखना बहुत ही आसान काम है। हम रेफरेंस पॉइंट पे वेक्टर का टेल रखते हैं और जिस वेक्टर का हम पोजीशन दिखा रहे होते हैं उसकी तरफ हम हेड रखते हैं। ठीक है? So this was all about position vector. Now let's move ahead to unit vectors. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। These are the vectors which have their magnitude as 1. Vectors having magnitude as 1 are unit vectors। ठीक, vectors having magnitude as 1 are unit vectors, right? Now रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो जो भी यूनिट वेक्टर होंगे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उसके ऊपर हम ये एक कैप का साइन लगाते हैं।
वैसे तो इसको ओरिजिनली हम कैरेट बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कैरेट, पर आम बोलचाल की भाषा में हम इसको कैप बुलाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए कैप, कैप मतलब जो पहनते हैं हम टोपी, वो है कैप, ठीक है। सो बी कैप इज अगेन अ यूनिट वेक्टर, राइट। सी कैप इज अगेन अ यूनिट वेक्टर। नाउ मैग्नीट्यूड इसका 1 हुआ, इसके पास एक डायरेक्शन है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर है, ठीक। रिप्रेजेंटेशन अलग से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है देयर आर कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स, देयर आर कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स, राइट। नाउ व्हाट आर कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स? तो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनको दुनिया में आप कहीं भी खड़े होके बोलो कि भाई ये, जैसे मैं कहूँ कि एरोप्लेन, तो हम सबके लिए वो कन्वेंशनली एरोप्लेन है, किसी के लिए वो कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कन्वेंशन का मतलब होता है जो सारी दुनिया में मान्य हो, सर्वमान्य हो, सारी दुनिया उसको उसी नाम से जानती हो, ठीक है। तो कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप along positive x axis, y axis and z axis. So these are the conventional unit vectors, right? So conventional unit vectors are I cap, j cap and k cap along positive x axis, y axis and z axis. तो now how we use these vectors? तो इन वेक्टर्स का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। आइए मैं फिर से एक्स वाई प्लेन बना लेता हूं, ठीक है। फिर से मैंने ये वेक्टर बना लिया, ठीक, सॉरी एक्स वाई प्लेन बना लिया, वाई एक्स एक्सिस। अब बच्चों सपोज करो एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब ये आदमी ओरिजिन ओ पे खड़ा है और इसको अब जाना कहाँ है? इसको जाना है यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये आदमी मान लो 3 पे चला आता है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। तो इसके पोजीशन वेक्टर के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो इसके पोजीशन वेक्टर के बारे में हम बोल सकते हैं कि भाई ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ए से ओ तक का मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन खींची मैंने यहाँ पर, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये एरो हेड बना दिया जो कि ए की तरफ पॉइंट कर रहा है। और टेल कहाँ है बच्चों? टेल है बेटा ओ पे, ठीक है। तो नाउ आई कैन राइट दिस एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुमको, वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसके पास? 3। यूनिट क्या है इसकी? मीटर्स। और डायरेक्शन क्या है इसका? अब तुमको पता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। तो ये हो गया आई कैप। तो इसको तुम या तो ऐसे लिख लो 3 आई कैप मीटर्स, वैसे ये आइडियल तरीका है लिखने का, 3 मीटर्स आई कैप। बदलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है, बदलेगा कुछ भी नहीं। 3 आई कैप मीटर्स लिखो या 3 मीटर्स आई कैप लिखो, इट्स गुड दैट यू राइट द फिजिकल क्वांटिटी जस्ट आफ्टर द मैग्नीट्यूड। सो हम अब इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 मीटर्स आई कैप। बेटा ये आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। और एम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये कर रहा है यूनिट को रिप्रेजेंट, और ये बता रहा है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ वी यूज यूनिट वेक्टर्स। अब सपोज करो यही आदमी यहां से चलता है और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ जाता है। यह आदमी यहां से चल के नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आता है।
ठीक है, तो देखो, he takes a 90 degree right turn and he comes to this point. इस पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन जो है वो इधर आ गया है ना, ये ऐसा दिखाई देगा. सो दिस इज द न्यू वेक्टर. सपोज करो इस पॉइंट का नाम है बी, तो आई कैन राइट दिस पॉइंट एज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. राइट, मान लो बच्चों ये पॉइंट जो है ये -4 में पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, और -4 इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव आई है. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड मैंने कहा था मॉड ऑफ वेक्टर होता है. मॉड का मतलब होता है हम नेगेटिव को मैग्नीट्यूड में काउंट नहीं करते. मैग्नीट्यूड है बेटा मेजर. जैसे सपोज करो कोई तुमसे कहे तुम्हारी हाइट क्या है, तो तुम कहोगे भाई मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस सपोज करो. अब तुम किसी के रिस्पेक्ट में कम हाइट के हो या कम ऊंचे हो, तो तुम अपनी हाइट को नेगेटिव नहीं बताओगे ना. तो यहाँ पर ये जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड इज 4, यूनिट इज मीटर्स. कहाँ जा रहा है बेटा? नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है. पॉजिटिव वाई के लिए क्या था? पॉजिटिव वाई के लिए जे कैप था. तो नेगेटिव वाई के लिए क्या यूनिट वेक्टर होगा? तो नेगेटिव वाई के लिए यूनिट वेक्टर होगा माइनस जे कैप. नेगेटिव वाई के लिए यूनिट वेक्टर होगा माइनस जे कैप. आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा. ठीक है, मैं बहुत आसानी से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसान बना के. आप लोग प्लीज़, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग लिखिए. ठीक है, मैं इंडिविजुअली भी आपसे बात कर सकता हूँ, करूँगा मैं, पर लेट मी गो विद द फ्लो फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस इट. राइट, अब आता है ये हो गया हमारा कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर, और हाउ टू राइट अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर्स. राइट, अब अगला टॉपिक है कि हाउ वी कैन राइट, और द टॉपिक इज हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर along the direction of a given vector. So how to find a unit vector along the direction of a given vector? तो बेटा ये निकालना है हमको. ठीक है, अब मैं तुमको अभी जो एग्जाम्पल लिया था मैंने, वो वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ और मैं लिखने की कोशिश करता हूँ इसको. ठीक है, सपोज करो ये आदमी था यहाँ पर, ओरिजिन पे था. दिस मैन मूव टू दिस पॉइंट, दिस वॉज से पॉइंट ए. दिस इज 1 2 3 and 4. सो द यूनिट वेक्टर विल बी, सॉरी, द पोजिशन वेक्टर फॉर दिस पार्टिकल विल बी, और पॉइंट ए विल बी AO. So this is RAO. Right. Now this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So this is RAO is equal to 4 meters I cap. अभी मैं ये यूनिट को हटा देता हूँ, सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ काम करते हैं, क्योंकि यूनिट हम सबको पता है, इट विल नॉट चेंज. राइट, नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RAO? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RAO इज 4. इसकी लेंथ कितनी है? सिंपल है, लेंथ इसकी है 4 यूनिट्स, वो लिखा हमने. अब सपोज करो मैं वेक्टर RAO को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या हो गया बेटा? 4I कैप डिवाइडेड बाई 4. 4 कैंसिल हुआ, क्या मिला मेरे को? I कैप मिला. देखो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई. I कैप क्या है? I कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर RAO. RAO का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यह आपको दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, और ये I कैप का भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है.
तो हमने क्या किया, अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, हमको मिल रहा है यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है, सो whenever we divide a vector by its own magnitude we get a unit vector along the direction of the given vector। सिंबल क्या होता है या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आर कैप ए ओ, आर कैप ए ओ is a unit vector along vector R A O। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर along the direction of a given vector, तो it's very simple, what we do is we divide the vector by its own magnitude, we get a unit vector, and this is how we can do it. I hope this is clear to all of you, right? अब बात करते हैं, चलो इसमें आगे चलते हैं। वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो सिमिलर टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर ऐड करोगे तो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी वापस से। एक सिंपल सा तुमको लॉजिक देता हूं मैंने कहा 2 पेन प्लस 2 इरेजर्स, ये 4 इरेजर होगा क्या, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। पेन को इरेजर रखना पड़ेगा मुझे, तभी ये 4 इरेजर मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, 2 वेक्टर्स को ऐड करने पर वेक्टर मिलेगा। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है जो तुम पढ़ रहे हो, डिफिकल्ट नहीं है। क्या है ये, डिफरेंट चीज़ है थोड़ी सी। अब कैसे डिफरेंट है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इट हैज़ इट्स ओन रूल्स, राइट, देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। यहाँ पर 2 + 2 4 नहीं होगा, यहाँ पर 2 + 3 5 नहीं होगा, हम नहीं लिख सकते ऐसे। ठीक है, ये जो रूल्स थे जो तुमने पहले पढ़े हुए हैं एडिशन के बारे में, ये तुमने पढ़ा था, जो ये था स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन के रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो सपोज करो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हुआ ये, सो दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी। ठीक है, अब आई हैव टू ऐड दीज 2 वेक्टर्स, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। कैसे करेंगे, तो मैं ना हर एक एक्सरसाइज के लिए, या हर एक एक्सरसाइज ही बोलते हैं इसको, हर एक एक्सरसाइज के लिए मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जो तुम याद रखना। ठीक है क्या होता है, तो यहां का जो स्टेटमेंट है वो ये है, अ वेक्टर नेवर चेंजेस when it is moved parallel to itself। A vector never changes when it is moved parallel to itself। So I'll write it here, a vector never changes when it is moved parallel to itself। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को, देखो ए और बी को मुझे जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है, तो मैं दोनों में से किसी एक वेक्टर को रेफरेंस बना लेता हूं।
ठीक है, तो हम ए को रेफरेंस बना लेते हैं, तो ए बन गया हमारा रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब फिक्स कर दो इसको, इसकी जगह पे ये फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, हम वेक्टर बी को उसके पैरेलल मूव करेंगे। देखो, अगर ये वेक्टर बी को मैं इसके प्रीवियस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले आऊँ, यहाँ मूव करवा के, तो ये चेंज तो नहीं हो रहा है, ना डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ना लेंथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो था हमारा कि अ वेक्टर नेवर चेंजेस व्हेन इट इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो अब ये ए हो गया, मैं बी वेक्टर को मूव करवा के लाया सच दैट द टेल ऑफ द बी, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, द टेल ऑफ द बी कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द ए। तो बी का टेल ए के हेड पे आ गया, ठीक, और बी का टेल, बी का हेड फ्री है, देखो फ्री छूटा हुआ है ये बाहर। तो हमें वेक्टर बी को पैरेलली मूव करना है सच दैट द टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड्स विद हेड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये आया। अब क्या हुआ आगे, अब जो इनका फाइनल, इनके एडिशन से जो तीसरा वेक्टर बनना है उसको मैं यहां लिख लेता हूं। द थर्ड वेक्टर इज वेक्टर सी, राइट। ये जो थर्ड वेक्टर बनेगा ये कैसा बनेगा, तो हम इसके टेल को इसके हेड से जोड़ लेते हैं। ठीक है, और ये दिखाई दिया हमको ऐसा। ठीक, तो ये जो था ये टेल था, ये जो था ये हेड है। दिस इज वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। व्हाट इज वेक्टर सी? वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड दिस इज हाउ इट इज मेड। एक इसको क्वेश्चन ये अराइज होता है यहां पर कि अगर हमने बी को फिक्स किया होता, what happens if we fix B, what happens if we fix B and move A parallel to itself such that the tail of A coincides with the head of B। फिर से बोल रहा हूं, हमने अगर इसका उल्टा किया होता, हमने B को फिक्स किया होता and we have moved A, तो A को मूव किया हमने कहां से, यहां से मूव करवाया, और हम A को पहुंचाएंगे such that the tail of A coincides with the head of B. So this is the tail of A, this is vector A, और इसको हम पैरेलली यहां मूव करवा के ले आए। तो अब जो C वेक्टर बनेगा, अब जो वेक्टर आएगा वेक्टर B प्लस A, ये हो जाएगा। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर B प्लस वेक्टर A, और बच्चों ये भी C वेक्टर ही होगा। तुम देखो, अगर इसको मैं ठीक से स्केल के साथ बनाऊंगा ना, तो ये दोनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम दिखाई देंगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन के साथ। तो वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, और इसको जोड़ते कैसे वो मैंने तुम्हें सिखाया। बेटा ध्यान क्या रखना है तुमको, देखो ध्यान ये रखना है, अ वेक्टर नेवर चेंजेस व्हेन इट इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग वेक्टर एडिशन। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस पार्ट। अब बात करते हैं हम फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और लेट्स राइट इट एज रिजॉल्विंग अ वेक्टर into its components or breaking a vector into its components। ठीक है, तो रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स और ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इसकी बात हम करते हैं बच्चों।
देखो, रिजॉल्व करने का मतलब या ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो तुम्हारे पास एक पेन है ना, होगा ही पेन तुम्हारे पास। उस पेन को तुम ओपन कर सकते हो अलग अलग, उसके रिफिल को अलग कर सकते हो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अलग कर सकते हो तुम, है ना। तो ये तुमने क्या किया, उसको उसके कंपोनेंट्स में तुमने डिसमेंटल कर दिया उसको। अब जब इन सारे कंपोनेंट्स को तुम ऐड करोगे, मिलाओगे, तो तुम्हें वापस से वो पेन मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है रिजॉल्व करना, ठीक है। हम उसको बहुत क्रूड लैंग्वेज में ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक करना भी बोल देते हैं। पर एक्चुअली में ब्रेक करना क्या? अगर मैंने उसको तोड़ दिया पेन को बीच से, अगर मैंने पेन को बीच से तोड़ दिया, तो वापस से मैं ऐड करके उसको ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? या ज्वाइन करूंगा तो वैसा ही पेन मिलेगा क्या जैसा पहले था? नहीं मिलेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि जब भी हम किसी वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो बाद में अगर हम उन्हीं कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें वो वेक्टर वापस से मिलना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स लर्न हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, राइट। So this is xy axis, ठीक है। दिस इज ओरिजिन O। अब यहां पर एक वेक्टर है मेरे पास, ये, ठीक है। सो दिस इज वेक्टर R, और ये वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, अब मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। तो जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं हर बार एक स्टेटमेंट दूंगा तुम्हें काम करने के लिए। तो यहाँ पर है, हम बात कर रहे हैं बेटा प्लेनर वेक्टर्स की, ठीक है। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स भी पढ़ेंगे हम, बट फिलहाल हम प्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड along any two mutually perpendicular and coplanar lines. A vector can be resolved along any two mutually perpendicular and coplanar lines, right? मतलब कोप्लानर लाइंस क्या होती हैं बेटा? कोप्लानर लाइंस होती हैं वो लाइंस जो सेम प्लेन पे लाई करें। जैसे यहाँ पर जितनी भी इस ब्लैक बोर्ड में तुम देख रहे हो, जितनी भी लाइंस हैं सारी कोप्लानर हैं, ठीक है। तो ये कहता है, द स्टेटमेंट सेज अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर जो x और y एक्सिस है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर देयर on this plane, how many mutually perpendicular lines are there on this plane, then you can see here that there are infinite number of pairs, right? ये देखो, ऐसे कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो there can be infinite pair of lines, right, which can be mutually perpendicular। पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर x और y एक्सिस जो हमारा कन्वेंशनल एक्सिस है उसी की बात हम करेंगे बेटा, ठीक है। अब कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, देखो ध्यान से। इसके टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये इसका शैडो आ गया, टेल का शैडो ऑन द एक्स एक्सिस। और इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये इसका शैडो आ गया, तो हेड का शैडो क्या दिखाई देगा? हेड ही दिखाई देगा। और टेल का शैडो कैसा दिखाई देगा? टेल दिखाई देगा।
तो ये आ गया एक नया वेक्टर तुम्हारे पास। इसको अगर ठीक से ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और दिस इज रिप्रेजेंटिंग द x component of vector r. This is representing the x component of vector r. I hope it is clear to all of you. Now, एक कंपोनेंट x एक्सिस में मिलेगा तो दूसरा कहाँ मिलेगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन के साथ। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन है यहाँ पर? y एक्सिस है ना। तो यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इसके टेल से और इसके हेड से। कौन सी लाइन पे ड्रॉ करोगे बेटा? जिस लाइन पे तुम्हें कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट कहाँ है? ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, ठीक है। ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। सो दिस इज वेक्टर आर वाई, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए हमने। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सबको समझ आ रहा है भाई? बहुत आसान चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें और बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। और जो समझ नहीं आता बेटा उसको कमेंट में ज़रूर लिखना, आई विल रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। सो दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई, राइट। तो कंपोनेंट में तो ब्रेक कर लिया, अब पेन को तो खोल लिया हमने, है ना, उसके कंपोनेंट सारे अलग कर लिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अगर मैं आर एक्स और आर वाई को ऐड करूं, इफ आई ऐड आर एक्स वेक्टर एंड आर वाई वेक्टर, कैन आई गेट वेक्टर आर? अगर उसके कंपोनेंट्स को वापस से असेंबल करूंगा तो क्या मुझे फिर से वो पुराना वेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अब देखो बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, फिर से वो स्टेटमेंट याद करते हैं। वेक्टर नेवर चेंजेस व्हेन इट इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अ वेक्टर नेवर चेंजेस व्हेन इट इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो देखो आर एक्स वेक्टर को पैरेलली मूव करवा के मैं यहां ले आया, ठीक। ये हो गया हमारा आर एक्स वेक्टर। इट इज नॉट चेंजिंग व्हेन इट इज मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, राइट। अब क्या किया मैंने? आर वाई वेक्टर को पैरेलली मूव करवा के ले आया। कहां ले आया भाई? यहां ले आया। सच दैट द टेल ऑफ आर वाई वेक्टर कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ आर एक्स वेक्टर। सो दिस इज वेक्टर आर वाई। अब बेटा ध्यान दो, ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक्स और वाई, these two vectors are getting added up, are adding up, right? So these two vectors are adding up, rx vector and ry vector। इसके हेड पे rx के हेड पे ry का टेल है और ये टेल और ये हेड मिला के मैंने ये r वेक्टर लिख दिया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम rx और ry वेक्टर को ऐड करेंगे इसके कंपोनेंट्स को तो वी गेट द वेक्टर r, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो आर एक्स वेक्टर है, आई कैन राइट दिस वेक्टर एज आर एक्स आई कैप, यस और नो? आई कैन राइट दिस वेक्टर एज आर एक्स आई कैप क्योंकि इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। आर वाई वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वाई वेक्टर हो जाएगा आर वाई जे कैप क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो अब वेक्टर आर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। वेक्टर आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। बेटा समझ आया सबको या नहीं आया? बहुत सिंपल है कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, बस ये तुम रूल्स ध्यान रखना, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं और तुम अगर इनको ध्यान रखोगे तो तुम्हारा काम बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। पर अब नेक्स्ट लेवल का चैलेंज है मेरे पास, ठीक है। लेवल तो चेंज बढ़ाते रहना चाहिए ना अपना। चैलेंज क्या है कि भाई हमको आर एक्स तो पता था, नहीं हमें आर एक्स नहीं पता था, हमें आर पता था पर आर एक्स नहीं पता है। सिमिलरली हमको आर वाई पता है, सॉरी हमें आर पता है, आर वाई नहीं पता है।
तो ये आर एक्स और आर वाई हमको नहीं पता है, ठीक है। पर हमें मालूम क्या है, हमारे पास जो गिवन है वो ये गिवन है बेटा, ये आर वेक्टर, ठीक है भाई। तो आई नो दिस आर, आई नो दिस थीटा, what I don't know is I don't know what is this Rx and what is the value of the Ry, ठीक है। अब बेटा तुम सब ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 10th में, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बेस है और ये हाइट है और वर्टिकल है ना। तो cos थीटा होगा बेटा आर एक्स अपॉन आर। सो व्हाट इज आर एक्स? इट्स आर cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो साइन थीटा इज आर वाई अपॉन आर। सो व्हाट इज आर वाई? आर वाई इज आर साइन थीटा। आर एक्स इज आर cos थीटा, राइट। तो आर cos थीटा और आर साइन थीटा, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक। एक बार इसको 1 मिनट में 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग इसको जस्ट गो थ्रू इट वंस। कुछ नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में टाइप करके रखो बेटा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उसका। ये वीडियो आपके पास रहेगा भी, है ना, तो आप इसको बाद में भी रेफर कर सकते हो। एक्सरसाइजेस भी दूंगा मैं, करेंगे हम लोग, तो हमारे डाउट्स क्लियर होंगे उसमें। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? हमने अगर मुझे आर पता है, अगर मुझे उसका डायरेक्शन पता है, तो मैं उसका एक्स कॉम्पोनेंट निकाल सकता हूँ, मैं उसका वाई कॉम्पोनेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। और वो ट्रिग्नोमेट्री से निकलता है। अब दूसरा काम करते हैं। काम ये है कि भाई अगर मुझे what if, I'll take it as an example, what if a vector is given to me as a sum of its components। तो मैं मान लेता हूं कि आर एक्स आई कैप गिवन है मुझे और आर वाई जे कैप गिवन है मुझे। देखो पिछली बार क्या नहीं पता था मुझे, पिछली बार मुझे आर एक्स और आर वाई नहीं पता था, है ना। अब मुझे क्या मालूम है? मुझे आर एक्स आर वाई तो मालूम है, I know what is Rx and Ry. What I don't know is what is the magnitude of vector R. I don't know what is the magnitude of vector R and the direction which it makes with the positive x axis. तो मुझे थीटा नहीं पता है, आर वेक्टर का डायरेक्शन नहीं पता है और मुझे वेक्टर आर नहीं पता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैं प्यास लगी मुझे। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ दिस, ठीक है। हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। सबसे पहले क्या है बेटा मेरे पास? आर एक्स आई कैप है, तो ये मैंने आर एक्स आई कैप ड्रॉ कर लिया। इसको थोड़ा सा थिक बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। सो दिस इज आर एक्स आई कैप, right? Now this Rx I cap is added to Ry j cap. So how to do it? Simple, very simple. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर इस वेक्टर के साथ ऐड करेंगे such that the head of vector Ry, sorry, head of vector Rx coincides with the tail of vector Ry.
So this is vector r, sorry, this is vector r y j cap. ठीक, तो अब what will be vector r? तो vector r will be this vector, that इसके टेल को इसके हेड से जोड़ दो, ठीक है, और ये आया वेक्टर r. अब बच्चों तुम्हें निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r कैसे निकालेंगे? तो ये लेंथ निकालनी है मुझे, है ना. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर एक्स हुआ, ये आर वाई हुआ और ये आर हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो वेक्टर आर, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर और हाइपोटेन्यूसिस क्या होता है बेटा? आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर. सो दिस इज आर. सिंपल है, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ रखा है ना. तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर. ये एंगल क्या बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज. एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है बेटा? एंगल कन्वेंशनली एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस in the anti-clockwise sense. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंगल निकालना है मुझे. तो बच्चों tan थीटा क्या आया यहाँ से? tan थीटा आया आर वाई अपॉन आर एक्स. बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये, ठीक है. यहाँ से बेटा थीटा को लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स. ठीक, तुम्हें थीटा निकालना था. अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा कि सर ये इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है? ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें ना बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ. तुम सबको पता है tan 30 डिग्री क्या होता है? पता है या नहीं पता है? पता है ना. तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3. अब अगर मैं तुमसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछूं, विच एंगल हैज इट्स tan एज 1/√3? विच एंगल हैज इट्स tan एज 1/√3? तो क्या जवाब दोगे इसका? 30 डिग्रीज. वही हम कैसे लिखते हैं इसको? tan इनवर्स ऑफ 1/√3. कैसे लिखते हैं? tan इनवर्स ऑफ 1/√3. सिंपल है. अब अगर मैं तुमसे पूछूं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आएगा 30 डिग्रीज. साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होगा? किस एंगल का साइन √3/2 होता है? 60 डिग्रीज. tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? 45 डिग्रीज. tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होता है? 60 डिग्रीज. कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है? किस एंगल का कॉज 1/2 होता है? 60 डिग्रीज. बच्चों मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में आया होगा, ठीक है. अब इसको मुझे जनरलाइज करना है. ये तो मैंने तुम्हें इनवर्स सिखाया है ना, तो ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए. ठीक है. अब देखो, आर जब भी किसी वेक्टर को हम इस फॉर्मेट में देखेंगे और हमें उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है. वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई कॉम्पोनेंट, कोएफिशिएंट ऑफ वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. ठीक है.
तो वेक्टर आर क्या हुआ बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। वाई कंपोनेंट मतलब इसको जे कर लो, पॉजिटिव जे लिखो, और उसके सामने जो भी आए, माइनस आर, -2, -3, +4, +5, +8, जो भी आता हो, दैट इज द कोएफिशिएंट। इसको प्लस आई लिख लो, और इसके सामने जो भी आता हो दैट इज द एक्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करके रूट करो, ऐड करोगे और रूट लोगे तो तुम्हें मैग्नीट्यूड आर का मिलेगा। एंगल कैसे मिलेगा बेटा, तो एंगल मिलेगा tan इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y component divided by coefficient of x component। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से मिलता है। भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ, लिखो। और एक और रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ना जब भी डाउट लिख रहे हो ना, तो अपना अपना मेल आईडी ज़रूर छोड़ देना लास्ट में। मैं आंसर ज़रूर करूँगा, या अगर कोई नया सेशन लूँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा, सारे डाउट सेशन एक साथ ले लूँगा मैं। ठीक है, फिर आज तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं रियल टाइम पे तुम्हारे डाउट्स आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल आंसर योर डाउट्स इन रियल टाइम ऑल्सो। ठीक है, सो r is root of coefficient of y component square plus coefficient of x component का square. Theta is tan inverse of coefficient of y component divided by coefficient of x component. Right? तो ये हमको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। वेक्टर r1, वेक्टर r1 है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर r2, यह है 3 माइनस आई कैप प्लस 4j कैप। तीसरा वेक्टर है मेरे पास r3, यह है 3 माइनस आई कैप प्लस 4 माइनस j कैप, 3 माइनस आई। ठीक है, और दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग 3 माइनस आई, और इसके साथ ऐड कौन हो रहा है भाई, ऐड हो रहा है 4, तो 4 को ऐड कर लेते हैं इसके साथ, वेरी सिंपल, प्लस 4j। ठीक है, सो दिस इज 4j कैप। रिजल्ट क्या आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा ये वाला वेक्टर r2, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर r2। मैग्नीट्यूड क्या आएगा r2 का, रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कंपोनेंट, तो -3 i कैप हो गया ये, प्लस 4j कैप हो गया ये, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 5। ये जो एंगल आएगा ये आ गया φ2, तो φ2 इज tan इनवर्स ऑफ, क्या बोला था मैंने, y कंपोनेंट का कोएफिशिएंट दैट इज 4 डिवाइडेड बाय -3, सो tan इनवर्स ऑफ 4 बाय -3। ठीक, अब थर्ड वेक्टर देखो, 3 माइनस आई कैप प्लस 4 माइनस जे कैप। बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में 3 माइनस आई कैप तो लिख लिया हमने, अब 3 माइनस 4j कैप कहाँ आएगा, सॉरी 4 माइनस जे कैप आएगा इधर। ठीक है, तो दिस इज 4 माइनस जे कैप, दिस इज 4 माइनस जे कैप। रिजल्टेंट कहाँ आएगा बच्चों, रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्ट जो होगा r3 वेक्टर होगा, और वो इधर आएगा, सो दिस इज वेक्टर r3। ठीक, इसका डायरेक्शन कहाँ से मेजर करेंगे, तो इसका डायरेक्शन हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया φ3। ठीक है, तो
R3 वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ R3 इज रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर which is 5 and phi 3 is how much? It's tan inverse of -4 by -3 or it is tan inverse of 4 by 3. बेटा याद रखो, ये पहले भी तुमने पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन टैन कॉज सब पॉजिटिव होता है. सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन. थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल टैन थीटाज. तो ये देखो टैन यहाँ पॉजिटिव आया नहीं आया? टैन 5/3 इज सॉरी टैन 5/3 इज -4 by -3 विच इज 4/3, राइट? तो तुमको शायद अब सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा. वाई डू वी मेजर एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ये लास्ट वाला जो है R4, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं. R4 कैसा दिखाई देगा? ये आएगा R4 4 - 3i कैप प्लस 4 - j कैप. ठीक है. सो दिस इज 4 - j कैप. अब बेटा यहां पर जो वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा. दिस इज R4 वेक्टर, राइट? और R4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कंपोनेंट विच इज 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. बेटा इसको तुम ऐसे लिखोगे है ना, 3i कैप प्लस -4j कैप, राइट? सो मैग्नीट्यूड इज 5 और 5 4 मिलेगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ -4/3. ये कहां से मेजर होगा? ये मेजर होगा यहां से. दिस इज 5 4. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अभी. ठीक है. जस्ट गो थ्रू इट वंस. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. Please type. In fact, you cannot ask, you can type. तो बच्चों देखो, आज जो भी पढ़ाया है ना मैंने, we are trying to bring quality of academics or द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स टू यू. ठीक है. देयर क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरुआत में होगी बच्चों, बट प्लीज बियर विथ अस, राइट? नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू रिजॉल्व एवरीथिंग, सॉर्ट आउट every टेक्निकल इश्यूज एट आवर एंड. ओके. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो in your maths lecture. Goodbye.